सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी दीपिका मैम आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं कक्षा 4 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 2 वर्ण विचार फोनोलॉजी। आज हम लोग वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, बोली जाने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह संकेत होते हैं। इन्हीं चिन्हों संकेतों को वर्ण कहा जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। भाषा बोलते समय हम अनेक ध्वनियाँ अपने मुख से निकालते हैं, जैसे परी, दूसरा चूहा, तीसरा शेर। ये सभी शब्द कई ध्वनियों के मिलने से बने हैं, जैसे परी प जमा अ जमा र जमा ई, चूहा च जमा उ जमा ह जमा आ, शेर श जमा ए जमा र जमा अ। अब इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। उन्हें हम वर्ण कहते हैं। आइए देखते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है, जैसे अंग्रेजी वर्ण ए बी सी डी ई एफ जी एच आदि। ये सभी एक निश्चित क्रम में होते हैं। इन्हें हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी के वर्ण अ आ ई क ख आदि, ये सभी एक निश्चित क्रमबद्ध समूह में लिखे जाते हैं। इन्हें ही हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के निश्चित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। तो आइए जानते हैं स्वर किसे कहते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं। अ आ ई उ री ए ओ औ। इन सभी वर्णों को स्वर कहते हैं। स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है। इनकी कुल संख्या 11 होती है बच्चों। आइए देखते हैं हिंदी की वर्णमाला में स्वरों के साथ अ के साथ अंग तथा अह के साथ अह भी लिखे जाते हैं। यह न तो पूर्णतः स्वर है और न ही व्यंजन। इनका उच्चारण अ के बिना संभव नहीं होता है बच्चों। अ पे बिंदु, इसे अनुस्वर कहते हैं। इसका उच्चारण नाक से होता है। अ के साथ चंद्र बिंदु अर्थात चंद्र बिंदु, इसे अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है। अ के साथ अह, इसे विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण अह होता है। तो हमने देखा बच्चों कि स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है। इनकी कुल संख्या 11 होती है। तो आइए देखते हैं स्वरों की मात्राएं। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, जैसे पलक, कमल। पलक में अ आया तो है पर दिखाई नहीं दे रहा है, लिखा भी नहीं गया है। इसे हम कहेंगे कि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ काला शब्द में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है बच्चों कि आ की मात्रा लगी हुई है काला शब्द में। तो इसी प्रकार विभिन्न स्वरों की मात्राएं होती हैं, उनसे शब्द बनते हैं। तो आइए आगे देखते हैं व्यंजन।
व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ, ड़। ये सभी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। क से स्र तक सभी व्यंजन कहे जाते हैं। क वर्ग क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ड़। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? य, र, ल, व। उसी प्रकार स, श, श, ह उस वर्ण के अंतर्गत आते हैं। संयुक्त वर्ण छ, त्र, ज्ञ, स्र को कहते हैं। और जो दो अलग लाल रंग से दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ड़ और ढ वर्ण, इनको हम गौण वर्ण या स्पर्श वर्ण कहते हैं। तो हमने देखा बच्चों कि क से स्र तक सभी वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। व्यंजनों के अंत में छ, त्र, ज्ञ, स्र लिखे होते हैं। इन्हें हम संयुक्ताक्षर भी कहते हैं, अर्थात ये दो व्यंजनों के मेल से बने हुए होते हैं। जैसे छ, क जमा अ बराबर छ, त्र, त जमा र बराबर त्र। उसी प्रकार ज्ञ, ज जमा इय बराबर ज्ञ। स्र, स जमा र बराबर स्र। व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। सभी व्यंजन में अस्वर मिला होता है बच्चों। इन्हें स्वरों के बिना लिखा तो जा सकता है पर बोला नहीं जा सकता है। हिंदी की वर्णमाला में यदि व्यंजन स्वर के बिना हो तो उसे हलंत के साथ लिखा जाता है। जैसा कि आप लोग ऊपर व्यंजन में दिख रहा है आप लोगों को कि क के नीचे कुछ इस प्रकार का चिन्ह लगा हुआ है, इसे हम लोग हलंत कहते हैं। जैसा कि स्वर सहित व्यंजन क, प, च, म, ये सभी स्वर सहित व्यंजन हैं। स्वर रहित व्यंजन क, प, च, म। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया बच्चों कि जिन वर्ण में नीचे कुछ इस प्रकार का चिन्ह लगा हुआ है उन्हें हम स्वर रहित व्यंजन कहेंगे। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। स्वरों की मात्राएं होती हैं पर व्यंजनों की मात्राएं नहीं होती हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा बच्चों आगे कि वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। स्वरों की मात्राएं होती हैं पर व्यंजनों की कोई मात्राएं नहीं होती हैं। र, आइए देखते हैं विशेष। र के साथ उ या उ की मात्रा इस तरह लगती है। छोटा ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा किस प्रकार लगती है, आइए देखते हैं। र जमा उ, रू, रू प या, रुक, रुन, झुन। उसी प्रकार बड़े ऊ की मात्रा र जमा बड़ा ऊ बराबर रू, रूप, रूखा, अमरुद, इन सभी में शब्दों में लगाए गए हैं। आगे देखते हैं बच्चों, हिंदी भाषा की यह विशेषता है कि इसे जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा भी जाता है। हिंदी भाषा ने कुछ अंग्रेजी, अरबी तथा फारसी भाषा के शब्दों को अपनाया है। हिंदी ने उन शब्दों के साथ उन ध्वनियों को भी अपनाया ताकि उन शब्दों का सही उच्चारण किया जा सके। इन ध्वनियों को आगत ध्वनियाँ कहते हैं। तो आइए देखते हैं। आ, अंग्रेजी भाषा के शब्दों के सही उच्चारण के लिए आ ध्वनि को अपनाया गया। इसका उच्चारण आ तथा ओ का मिश्रित उच्चारण होता है। जैसे चाक,
डॉक्टर, फ्रॉक इत्यादि में हम लोग करते हैं। उसी प्रकार ज, अफ इसी प्रकार अरबी तथा फारसी के शब्दों को भी हमने अपनाया। इन शब्दों के साथ ज तथा फ ध्वनियों को भी स्वीकार किया। इनका उच्चारण हिंदी के ज तथा फ से भिन्न है। कुछ शब्दों में इन ध्वनियों के प्रयोग से शब्द के अर्थ में अंतर आ जाता है। जैसे देखते हैं उदाहरण में सज्जा, ड, सजा, सजाना। उसी प्रकार जरा, थोड़ा, जरा, बुढ़ापा। इन सभी शब्दों में मात्राओं का अंतर है। सज्जा में अंक की मात्रा लगी हुई है, उसी प्रकार दंड में अंक की मात्रा ऊपर लगी हुई है। उसी तरह सजा में कोई मात्रा नहीं लगी हुई है। कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ शब्दों में इन ध्वनियों के प्रयोग से शब्द के अर्थ में अंतर आ जाता है। आइए आगे देखते हैं हलंत। अरहित व्यंजन के नीचे हलंत यानी एक तिरछी रेखा लगाते हैं। मैंने आप लोगों को ऊपर वर्णों में दिखाया था कि कुछ ऐसे तिरछी रेखा बनी हुई थी, उन्हें हम हलंत कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए लट्टू, बुद्ध, बुद्धू, इन सभी में हलंत लगा हुआ है। इस प्रकार से हम हलंत का उपयोग करते हैं। आशा है कि आप लोगों को यह अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। अब तक हमने सीखा बच्चों कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। वर्णों के निश्चित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वरों की मात्राएं होती हैं, व्यंजनों की नहीं होती हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। तो आशा है कि आप लोगों को यह अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोगों को अपने अभ्यास पुस्तिका में नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर जिस पे मैंने सही का निशान लगाया है, केवल वही करना है। तो आप लोग इसे अच्छे से साफ और सुंदर अक्षरों में लिखिएगा अपने अभ्यास पुस्तिका में। जिस पे मैंने सही का निशान लगाना है, केवल वही करना है बच्चों। अपने नाम के साथ मुझे भेजिएगा। धन्यवाद।